न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। पिछला टॉपिक जो था वो न्यूक्लियर रिएक्शन का था, और उसके बाद हमने उसमें कुछ कंजर्वेशन लॉज देखे थे, कुछ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन देखी थी। तो वो मैंने किसी और बुक से टॉपिक करवाया था आपको। उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने कर रही हूँ, कल से रिकॉर्डिंग जो है आपकी यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ। कुछ हो गई हैं, कुछ रह गई हैं, क्योंकि आर के पुरी की बुक में ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो बहुत थोड़ा सा दिया हुआ था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने वो टॉपिक उधर से करवाया था। नेक्स्ट जो है ये जो मैंने आपको 4th चैप्टर सेंड किया, दैट इज़ फ्रॉम द आर के पुरी बुक। तो इसमें हमने टॉपिक करना है डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। ठीक है, 1920 में रदरफोर्ड ने जो डिस्कवरी के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो चैडविक ने की है, तो लेकिन 1920 में रदरफोर्ड ने भी सबसे पहले इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी कि न्यूक्लियस में एक पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट करता है जिसका जो मैस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है मैस ऑफ प्रोटॉन के, बट इन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था उसने ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट जिसमें वो डिसइंटीग्रेशन कर रहा था बेरिलियम न्यूक्लियाई की। बेरिलियम न्यूक्लियाई की वो डिसइंटीग्रेशन कर रहा था और बम्बार्डमेंट उसने की थी अल्फा पार्टिकल के ज़रिए। हाइलाइटर लिम ये बेरिलियम की को उसने बम्बार्ड किया था। बीथे एंड बेकर जो था 1930 में, इन्होंने कहा था कि जब हम बेरिलियम को स्ट्राइक करें अल्फा पार्टिकल्स के साथ, और ये अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने कहाँ से लिए थे, उन्होंने पोलोनियम से लिए थे। यानी कि पोलोनियम एक अल्फा एमिटर है जिसको उसने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल के तौर पे यूज़ किया था। जब इन अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम 9 पे फॉल करवाते हैं तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ से एक हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन जो है वो एमिट होती है, जो कि गैमा रेडिएशन है, और उसके साथ कार्बन का ये आइसोटोप जो है वो बनता है। ठीक है जी, ये 1930 में जो अर्ली इसके बारे में डिस्कवरी हुई थी। अब 1930 में ये जो डिस्कवरी हुई इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज थी। क्यूरी एंड जो जूलियट थे उन्होंने जो इसमें उसने बोला था बेकर ने कि जो रेडिएशन एमिट होती है वो हाईली पेनिट्रेटिंग है, उसकी स्टडी के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया 1932 में। क्यूरी एंड जूलियट ने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो उन्होंने यूज़ किया। यहाँ पे ये आपको पोलोनियम सोर्स नज़र आ रहा है जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो एमिट हो रहे हैं, और इसके सामने ये बेरिलियम की फॉइल पड़ी हुई है। ये अल्फ़ा पार्टिकल इस फॉइल पे स्ट्राइक करते हैं, तो जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से ये रेडिएशन एमिट होती है जिसको उन्होंने बोला था कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है। और इसके सामने पैराफिन ब्लॉक रखा हुआ है। पैराफिन ब्लॉक जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन न्यूक्लियाई से बना हुआ है। ठीक है, तो इससे जो एमिट होने वाली रेडिएशन है उसको उन्होंने अगेन आयोनाइजेशन चैम्बर में फॉल करवाया, और यहाँ से जो पल्स प्रोड्यूस हुई उसको एम्पलीफायर के ज़रिए एम्पलीफाई किया और काउंट किया। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो कंट्रोवर्सी आई उसमें उन्होंने ये बोला कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है जो कि आपके पास आ रही है यहाँ से पैराफिन पे जो फॉल कर रही है, उसमें जो आपके पास रेडिएशन आ रही है, यानी कि जो आपके पास वो रेडिएशन एमिट होके और जो पार्टिकल यहाँ से, एक मिनट में आपको दोबारा से दिखाती हूँ, यहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन जब यहाँ से फॉल करवा रही है और यहाँ पे आपको जो रेडिएशन कुछ निकलती ये नज़र आ रही हैं, जो भी यहाँ से न्यूक्लियर एमिट हो रहा है, ये आयोनाइजेशन चैम्बर में जब एंटर होता है तो उनके अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन एमिट हुए हैं उनकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, कौन से प्रोटॉन की, ये जो है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि पैराफिन ब्लॉक जो है वो कार्बन न्यूक्लियाई और किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे जो एमिट हो रहे हैं प्रोटॉन, इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इसकी एनर्जी है वो 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन प्रोड्यूस करने के लिए जो गैमा रे फोटॉन है उसकी एनर्जी होनी चाहिए 55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो
पैराफिन बॉक्स पे रेडिएशन फॉल कर रही है, जिसको उन्होंने सपोज किया था कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है और ये गैमा रेस हैं, अगर उनकी एनर्जी 55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो फिर जो पैराफिन है आपका ब्लॉक, उससे जो प्रोटॉन एमिट होंगे उनकी एनर्जी 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, लेकिन जब कैलकुलेट किया गया कि जो बेरिलियम फॉयल से निकलने वाली एनर्जी है जो, तो वो एस्टिमेटेड 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो अगर वो रेडिएशंस हैं, गैमा रेडिएशंस हैं, तो फिर ये वाली एमिशन जो है यानी कि 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि या तो वो गैमा रेडिएशंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी इतनी कम है, और अगर वो गैमा रेडिएशन है तो फिर एनर्जी 55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक कंट्रोवर्सी थी जो उस वक्त प्रोड्यूस हुई। फिर इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए चैडविक ने एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस किए, काफ़ी ज़्यादा सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म की, और उसमें उसने कहा कि अगर हम ये कहें कि जो गैमा रे फोटॉन है, जैसे जैसे उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो मैस होगा वो रिक्वायरिंग एटम का वो इंक्रीज होगा, तो ये वायलेट करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो है, जो एनर्जी और मोमेंटम जो है वो इक्वल रहना चाहिए। तो यहाँ पे तो एनर्जी भी चेंज हो जाती है बाद में और मैस भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फिर इस फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने ये इशू को रिजॉल्व किया और उसने कहा कि जो हमारा ये रिएक्शन है जब हम बेरिलियम पे फॉल करवाते हैं अल्फा पार्टिकल को, तो इसमें C13 नहीं बल्कि C12 एमिट होता है, और इसके साथ एक पार्टिकल ऐसा एमिट होगा जिसका जो मैस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली मैस ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो उसने इस रिएक्शन को मॉडिफाई किया इस फॉर्म में। तो वहाँ पे पहले क्या था, C13 प्लस गैमा रेडिएशन। तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन जो है वो कोई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन जो कि एमिट हो रही हैं आपके बेरिलियम से, ठीक है, जो कि पैराफिन ब्लॉक पे फॉल कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन जो है वो मोर पेनिट्रेटिंग है, क्योंकि उन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो आयोनाइजेशन नहीं कर सकती, चार्जलेस है। तो जो रेडिएशन आयोनाइजेशन नहीं कर सकती वो ज़्यादा दूर तक किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स हैव गॉट हाई पेनिट्रेटिंग पावर, बिकॉज उनको कोई वो आयोनाइजेशन के ज़रिए या चार्ज पार्टिकल को आयोनाइजेशन करके वो स्लो डाउन नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से जब न्यूट्रॉन की एमिशन हुई है तो फिर कुछ, जब आपने देखा है कि एक रिएक्शन करवाया गया है और उस रिएक्शन से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और C12, तो ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस था। इस डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बाद आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हुई। तो पहले हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, तो आर्टिफिशियली भी हमारे जो यूनिवर्स है उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी कि रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना हो रहा है। तो दैट इज़ द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जब अगर हम इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्शन को आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में कर सकें तो फिर हम उनको बोलेंगे कि वो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, और जिस प्रोसेस के तहत ये जो फिनोमिना है वो हमारा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना है। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव का जो फिनोमिना उन्होंने बहुत सारे पार्टिकल्स पे ऑब्जर्व किया हुआ है। अब इसमें ये है कि हम बहुत सारे न्यूक्लियाइज, मतलब जैसे ये लाइटर न्यूक्लियाई हैं, ये क्यूरी और जूलियट ने फर्दर एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने बोरोन 10, नाइट्रोजन 14 और एल्यूमिनियम 17 जो है इसको बम्बार्ड कराया कोई से भी स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ और अल्फा पार्टिकल्स के साथ। तो फिर इसमें देखा कि इस प्रोसेस में, यानी कि जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया इन लाइटर न्यूक्लियाई के ऊपर, अब ये देखें बोरोन स्टेबल है, नाइट्रोजन स्टेबल है, एल्यूमिनियम 27 है, ये स्टेबल आइसो न्यूक्लियाई हैं। जब इन स्टेबल न्यूक्लियाई को उन्होंने बम्बार्ड करवाया अल्फा पार्टिकल के साथ तो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बने। तो ठीक है, ये जो फिनोमिना होता है कन्वर्जन का, जिसमें स्टेबल एलिमेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन के ज़रिए, उसको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टेबल आइसोटोप इनटू अनस्टेबल रेडियो आइसोटोप्स, तो बाय आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन इज नोन एज द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो इस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना की वजह से अब तक
1200 रेडियो आइसोटोप्स जो आर्टिफिशियली जो है वो प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शंस की इसने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई हैं। जैसे ये देखें कि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि बोरोन स्टेबल है 10, उसको अल्फ़ा पार्टिकल उस पर फॉल करवाया है, तो हमारे पास आपके पास नाइट्रोजन 13 जो है वो आइसोटोप बन रहा है। अब ज़रूरी नहीं होता कि जब एक दफ़ा न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए तो वो कंप्लीट न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन या ट्रांसमुटेशन का फिनोमिना तब तक चलता रहता है जब तक आपके पास लीस्ट जो है वो स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती। अब यहाँ पे ये देखें, ये न्यूक्लियर रिएक्शन तो हो गया, यहाँ पे जो नाइट्रोजन 30 है ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो ये फर्दर अपने आप को ग्राउंड स्टेट में या डी एक्साइट करने के लिए C13 साथ पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो जो है वो एमिट करता है। तो ये इसका लाइफ टाइम जो है वो दिया हुआ है कि क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है वो 14 मिनट है, तो 14 मिनट के बाद ये न्यूट्रिनो के साथ C13 जो है वो उसे प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह और भी उसने बाकी ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम भी आपको पता है कि स्टेबल प्रोडक्ट है। इस पे अल्फ़ा पार्टिकल को फॉल करवाया तो आपके पास फास्फोरस 13 है और इसकी जो हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग आफ्टर 3 मिनट ये सिलिकॉन में डिसइंटीग्रेट होता है। इसी तरह नाइट्रोजन 14 है, इस पे अल्फ़ा पार्टिकल फॉल करवाएं तो हमारे पास फ्लोरीन और फिर उससे ऑक्सीजन का ये आइसोटोप बनता है। तो हमने क्या किया है, स्टेबल प्रोडक्ट्स को बाय यूजिंग द लाइटर अल्फ़ा पार्टिकल हमने रेडियो आइसोटोप न्यूक्लियाई में चेंज कर दिया है। ठीक है, एक तो ये आइसोटोप हैं, यानी कि ये देखें वो ऑक्सीजन का जो मैस नंबर होता है वो 16 होता है, ठीक है ना, तो कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। तो ये एक तो ये आइसोटोप्स हैं, दूसरा ये रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना से बने हैं, रेडियो एक्टिव है, डिके हो सकते हैं, तो इसलिए हम इनको रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये आर्टिफिशियल फिनोमिना भी हो सकता है और नेचुरल फिनोमिना भी हो सकता है। ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना जो है ये आपने अल्फा पार्टिकल के साथ किया, तो जब आपका जो न्यूट्रॉन था वो डिस्कवर हुआ और उसे कहा कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल है, तो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना जो है वो ना सिर्फ अल्फा पार्टिकल बल्कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ड्यूट्रॉन्स, गैमा रेज, अल्फा और अदर लाइटर पार्टिकल्स के ज़रिए भी किया जा सकता है। तो अगेन हम जो सोडियम, ये तो हमने लाइटर के लिए बात की थी, लाइटर न्यूक्लियाई। अगर आप देखें तो जो इंटरमीडिएट पार्टिकल हैं जैसे ये सोडियम है, फॉस्फोरस है या आगे कोबाल्ट है, इनमें भी हम न्यूट्रॉन के ज़रिए या दूसरे लाइटर पार्टिकल के ज़रिए ट्रांसमुटेशन का फिनोमिना जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कोई सा भी लाइटर पार्टिकल, इवन के गैमा रेडिएशन भी इसमें हम फॉल करवा सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ना सिर्फ लाइटर बल्कि इंटरमीडिएट थर्ड स्टेप जो था, यही आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का फिनोमिना जो था वो रिपीट किया गया फॉर हायर एलिमेंट्स के ज़रिए। तो हायर एलिमेंट में अगर आप जो है वो देखें तो यूरेनियम 238 जो है उसके ऊपर ये आपने देखा हुआ है कि ये आपने, वैसे तो ये फिशन में ये प्रोसेस में ये पड़ा हुआ है, ये है, लेकिन एज एन एग्जांपल के हैवी जो न्यूक्लियाई हैं उस पर भी अगर हम न्यूट्रॉन को, स्लो न्यूट्रॉन को फॉल करवाएं, तो ये तो ऑलरेडी हैवियर एलिमेंट है। तो आपको पता है कि जो एलिमेंट्स जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो ग्रेटर देन 92 होता है, उनको हम ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। तो बाय बम्बार्डिंग लाइटर पार्टिकल ऑन द हैवियर एलिमेंट वी कैन ट्रांसफॉर्म दीज रेडियो आइसोटोप्स टू द ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि जब हमने यूरेनियम 238 पे न्यूट्रॉन को फॉल करवाया है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में, ये जो स्टेरिक है ये एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास यूरेनियम 239 आया, जो कि जब डिके होता है तो आपको नेप्टूनियम जो है 239 देता है और साथ में इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो भी इसमें एमिट होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेप्टूनियम है वो फर्दर, अब ये देखें यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 93। तो ये आपका जो आइसोटोप है ये एक ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट है ये फर्दर डिके कर सकता है, क्योंकि जो इसकी हाफ लाइफ होती है वो 2.3 डेज होता है। तो 2.3 डेज के बाद जब ये डिके होता है या डिसइंटीग्रेट होता है तो ये आपको पोलोनियम 239 दे सकता है। और ये देखें 94 इसका एटॉमिक नंबर है, दैट इज़ एन अदर ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। सो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन को यूज़ करके आप हैवियर एलिमेंट से फर्दर ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट जो है वो बना सकते हैं। पोलोनियम एलिमेंट जो है
ये ट्रांसटोनिक एलिमेंट आपने देखा, ये इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 24,400 ईयर्स होती है, ठीक है। तो ये बहुत टाइम के बाद जो है वो डिके होता है। तो इन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करके, इन्हीं एलिमेंट को यूज़ करके हम जो है ये हैवियर एलिमेंट्स और ट्रांसटोनिक एलिमेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं उसको डिटेल में नहीं दूंगी। क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो हम आपने पढ़े थे, और उसके बारे में मैंने आपको बताया था उसका एक्सॉर्जिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोर्जिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आपका जो रिएक्शन है वो एक्सॉर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, एंडोर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसको फार्मूला क्या है, हम क्यू वैल्यू जो है उसके मैंने आपको 3 मेथड बताए थे लास्ट टाइम, कि आप मैस डिफेक्ट के फार्मूले से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आप बाइंडिंग एनर्जी के फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप रेस्ट मैस एनर्जी का फार्मूला यूज़ करके भी क्यू वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे। तो ये उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जहाँ से मैंने लास्ट टाइम आपको प्रीवियस दिया था तो वहाँ से जो है वो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है, और उसके बाद फिर उसका जो काइनेमेटिक्स है, यानी कि किस तरह से आप न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वही वाली इक्वेशंस हैं जो लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी। अच्छा जी, तो इसमें हम देख रहे हैं लास्ट टाइम भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि हम क्यू वैल्यू फाइंड आउट करने का साउंड का इशू है। चलिए, इस फॉर्म में ये देखें, ये हमने रेस्ट इक्वेशन बनाई है रेस्ट मैथ एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखिए एम नॉट सी स्क्र प्लस M1 सी स्क्र प्लस E1। अब एम नॉट जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल को शो करवा रहा है, M1 जो है वो टारगेट की रेस्ट मैथ एनर्जी है, E1 भी टारगेट की रेस्ट मैथ एनर्जी है। तो इसमें आपको जो टारगेट है उसकी एम नॉट जो है वो टारगेट की है, सॉरी, और ये M1 जो है ये आपके इंसिडेंट की है। तो इंसिडेंट की काइनेटिक एनर्जी भी है और इंसिडेंट की रेस्ट मैस एनर्जी भी है, जबकि टारगेट की जो इंसिडेंट रेस्ट मैस एनर्जी तो आपको मिलेगी, लेकिन उसके आप जब भी किसी पार्टिकल को टारगेट जो पे फॉल करवाओगे तो आप कंसिडर ये करते हैं कि आपका जो टारगेट है वो एट रेस्ट है। तो टारगेट एट रेस्ट में होने की वजह से जो ई नॉट होगी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी टारगेट की, वो हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। इसलिए आपको यहाँ रेस्ट मैस एनर्जी दोनों की नज़र आ रही है, बट आपको काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इंसिडेंट पार्टिकल की नज़र आ रही है, टारगेट की नज़र नहीं आ रही। इसी तरह से दूसरी साइड पे देखें, ये आपके पास रेस्ट मैस एनर्जी है एमिटेड पार्टिकल की और काइनेटिक एनर्जी है, और साथ में जो आपका रेजिड्यू न्यूक्लियाई बनेगा, जो दोनों आपकी प्रोडक्ट्स हैं, ये उनकी रेस्ट मैस एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। तो यहाँ से जो रेस्ट मैस एनर्जीज हैं उनको हम एक साइड पे ले आते हैं, और जो काइनेटिक एनर्जीज हैं उनको एक साइड पे ले आते हैं। ये E1 को इस साइड पे ले आए तो ये -E1 हो गया, और यहाँ से ये एम नॉट प्लस M1 किया और सी स्क्र कॉमन, और इधर से आप ये वाला M2 सी स्क्र और M3 सी स्क्र दूसरी साइड पे ले जाएंगे, नेगेटिव टर्म हो जाएगी, तो यहाँ से हम -C स्क्र जो है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी टर्म है, जो कि डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी का ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स और दैट ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, ये किसके इक्वल आ गया, डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स एंड द रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब ये जो है, ये वाली टर्म आपकी E2 प्लस E3 माइनस E1,
ये रिप्रेजेंट करेगी जो एनर्जी, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या जो एनर्जी एमिट हुई। ये लास्ट टाइम मैंने उस बुक से जहाँ से लेक्चर दिया था वहाँ पे आपको ये चीज़ डिस्कस वैसे कर चुकी हूँ, तो इस बुक से भी आप इसको देख रहे हैं। तो इसी को हम बोलेंगे क्यू वैल्यू। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपने क्यू की इक्वेशन किसके इक्वल लिखी थी, E2 प्लस E3 माइनस E1। तो अब यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि क्यू वैल्यू जो है वो रिएक्शन की वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आपका रिएक्शन एंडोर्जिक या एक्सोर्जिक होगा। अगर क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव, कब पॉजिटिव होगा, जब आपका रिएक्टेंट्स का जो रेस्ट मैस है, जो रिएक्टेंट्स का मैस है वो प्रोडक्ट्स के मैस से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैस डिफेक्ट तो होगा बट पॉजिटिव होगा, तो क्यू वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक और एक्सोर्जिक रिएक्शन होगा। ठीक है, ये उसने एक रिएक्शन के लिए हीलियम लिथियम का रिएक्शन है, इसके लिए जो क्यू वैल्यू इसके पास आई है ये पॉजिटिव क्यू वैल्यू आई है, तो ये आपका एक्सोर्जिक रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरह सेकेंड केस में अगर आप कहें कि आपकी जो रिएक्टेंट्स का मैस है, सम ऑफ द मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स इज लेस देन द सम ऑफ द मैस ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो आपका जो वो डिफरेंस बनेगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो ये कौन से रिएक्ट, ये इस केस में जब आपके रिएक्टेंट्स का मैस जो है वो प्रोडक्ट्स के मैस से कम होगा, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक या एंडोर्जिक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें मैस में एक डिफरेंस आएगा, तो उस केस में एनर्जी जो है वो आपको सिस्टम को देनी पड़ती है। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब एंडोर्जिक रिएक्शन होगा तो आपको जो इंसिडेंट पार्टिकल होगा उसको एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी तरह जो थर्ड केस होगा, अच्छा तो वो आपको अगर किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन होगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर रिएक्शन। जब आपके पास इतनी एनर्जी ना हो कि न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आप इंसिडेंट पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी देंगे, और वो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में जब हम ये कहते हैं कि आपके दोनों जो रिएक्टेंट्स का मैस है वो प्रोडक्ट्स के मैस के इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी कि जो मैस होगा रेस्ट मैसेज है इंटरेक्टिंग पार्टिकल का वो इक्वल हो जाए सम ऑफ द रेस्ट मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट के, ये तीसरा केस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम में ना कोई एनर्जी जो है वो लॉस हुई है और ना ही कोई जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। तो इसका मतलब ये जो आपका रिएक्शन है वो टोटली, इसमें जो पार्टिकल के दरमियान इंटरेक्शन हुई है वो इलास्टिक कोलिजन हुई है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में आपको पता है कि एनर्जी जो है वो लॉस और अब्जॉर्ब नहीं होती, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सेम रहती है। ठीक है, सो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है एनर्जी, दो लॉ हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन दोनों को यूज़ करके हम क्यू वैल्यू को फाइंड आउट करने का फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे नेक्स्ट में। यानी कि जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, काइनेमेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो काइनेमेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो यूज़ करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका क्या है कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये कहते हैं कि टोटल सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम बिफोर रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर रिएक्शन, या आप इसको ये कह सकते हैं द सम ऑफ द मोमेंट लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, इंटरेक्शन से पहले और बाद दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम होना चाहिए। और इसी तरह दोनों केसेस में जो एनर्जी है, बेशक वो काइनेटिक एनर्जी है बेशक वो रेस्ट मैस एनर्जी है, तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो एनर्जी है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो